गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज यानी व्हीटस्टोन सेतु जो था उसका डिस्क्रिप्शन पूरा देख चुके हैं और उस पर बेस्ड जो कंसेप्ट है या प्रिंसिपल है उसको प्रूव भी कर चुके हैं। नाउ आज हम एक नए इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जिसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन मटेरियल या वायर का रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से कोई अज्ञात तार या चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हर चालक का, हर कंडक्टर का मटेरियल वाइज उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये जितनी भी मेटल्स हैं इन सभी की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। सभी में करंट का अपोजिशन करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम भी किसी कंडक्टर या चालक का अज्ञात मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट मतलब केवल उस टाइप के मटेरियल द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसको फाइंड आउट करेंगे, है ना। यानी उसी प्रकार के जो भी दूसरे चालक या जो भी चालक है जिसका वायर हमने लिया है उसका अज्ञात प्रतिरोध या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कितनी करंट का प्रतिरोध, कितनी करंट का अपोज करता है, उसे रोकता है, प्रतिरोध दिखाता है, वो हम पता करेंगे। तो उसके लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज तो हम देख चुके हैं कि जनरली जो चार क्वाड्रिलेटरल जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम चार रेजिस्टेंस को लेते हैं, चार प्रतिरोध लेते हैं और चारों प्रतिरोध को इस प्रकार रखा जाता है कि ये बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाए। मतलब अगर ये इस तरीके से हम पूरे सर्किट का अरेंजमेंट करते हैं जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो एक जैसी भुजा या एक से जुड़ी हुई भुजा पर दो प्रतिरोध होता है उसको हम उसका अनुपात लेते हैं और नीचे वाले प्रतिरोध का भी अनुपात या रेशो लेकर दोनों को प्रोपोर्शनल शो करते हैं। उस केस में इस बीच के धारा मापी में से निकलने वाली धारा का मान कितना होता है, 0 होता है। यही एक बैलेंसिंग कंडीशन है। आज हम मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे। मीटर सेतु इसी व्हीटस्टोन ब्रिज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है आपका मीटर ब्रिज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मीटर सेतु। ब्रिज को जनरली सेतु कहा जाता है। ठीक है, अब आप समझिए कि मीटर ब्रिज या मीटर सेतु जो है उसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। मीटर का मतलब होता है इस उपकरण या डिवाइस के अंदर जो तार लिया जाता है कि जिस चालक का हमें प्रतिरोध पता करना है उस चालक का जो तार होता है वो 1 मीटर लंबाई का होता है। और ब्रिज का नाम या ब्रिज नाम कहाँ से आया, तो हमने जो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था या व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था उसी पर इसका कंसेप्ट बेस्ड है। मतलब ये जो उपकरण है ये किसके ऊपर निर्भर करता है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर। इसका जो सिद्धांत है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। मीटर ब्रिज किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर या प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज का हमेशा पूछा जाता है। किसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के। इसलिए मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पहले पढ़ाया। ठीक है, तो मीटर ब्रिज की कुछ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, पहले इसको देखो। इसकी हेल्प से आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस, इन चारों में से कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस है उसका अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, चारों में से किसी एक का। और यहाँ पर मीटर ब्रिज का काम क्या है, मीटर ब्रिज किसी भी चालक तार या कंडक्टर का प्रतिरोध रेजिस्टेंस पता कर सकता है, विशिष्ट प्रतिरोध पता कर सकता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। वर्किंग में हम देखेंगे कि
ये कैसा होता है, मीटर, 1 मीटर नाम है, यानी कि 1 मीटर का तार रखना है हमें। 1 मीटर के तार में सबसे पहले हम देखेंगे कि लकड़ी की एक पटिया सा होता है, या बोल सकते हैं कि एक बेस बना होता है, वुडन बेस, ठीक है। उसी बेस पर सबसे पहले यहाँ पर एक स्केल देखेंगे। ये स्केल होती है 1 मीटर की लंबी स्केल होती है, जहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से 1 2 3 चलते चलते 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, यानी कि टोटल 100 सेंटीमीटर तक बनी होती है, ठीक है। 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि इसकी टोटल लेंथ कितनी हुई, 1 मीटर। 1 मीटर की स्केल होती है। अब ये जहाँ पर 0 स्टार्ट होता है, यहीं पर स्क्रू से एक वायर लगाया जाता है, जिसका हमें रेजिस्टेंस पता करना है। ये कंडक्टर है, हर कंडक्टर का स्पेसिफिक, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि सभी का अपना अपना रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग होती है। तो सभी का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो ये जिस वायर का आपको विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, उसको आपने करेक्ट 1 मीटर लंबाई का लिया, और इस वायर को आप करेक्ट इस स्केल के पैरेलल समांतर क्रम में इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ 2 स्क्रू की हेल्प से वायर फिट होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो बोर्ड है, ये पूरा बेस है, वुडन बेस है, यहाँ से यहाँ तक ये स्केल पूरी यहाँ तक 100 सेंटीमीटर तक बनी होती है, 4 5 6, ठीक है। नाउ यहाँ पर इसी बेस पर इस स्केल से ही जुड़ा हुआ एल शेप की 2 पतली सी स्टिक होती है, प्लेट समझ लीजिए, इस तरह से एल शेप में कटी हुई। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम हम दे देते हैं सी। ये हमारा स्मॉल ए और ये स्मॉल डी नाम दे देते हैं, ठीक है, ताकि बी पॉइंट बीच में आ जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के लिए इनसे थोड़ी सी गैप बनाते हुए एक और मेटल की स्ट्रिप होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका नाम हम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, और इसी से हम यहाँ पर कनेक्शन बनाएंगे। इतना सिंपल है, पहले फिर से समझ लीजिए। 1 मीटर का वायर होता है, इस 1 मीटर के वायर वो होता है जिस पर हमें अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है, और इसके पैरेलल स्केल लगी होती है जो करेक्ट 100 सेंटीमीटर मेज़र करने में हेल्प करती है। इसकी लेंथ हमें कितनी लेनी है वो इस स्केल के अकॉर्डिंग फिक्स होती है, 1 मीटर। और यहीं से ये वायर जो है ये एकदम तना हुआ सा रहता है, और ये जो पीतल ब्रास की स्ट्रिप होती है, ये जो है ना ए सी डी, ये सब ब्रास की स्ट्रिप है पीतल की, और बीच में भी एक छोटी सी स्ट्रिप लगी होती है जो कि क्या है, बी सी है, ठीक है। और ये स्ट्रिप मतलब पत्तियाँ, पतली पतली सी एल शेप में कटी हुई पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। और इसके बाद अब जो स्पेस है ए बी वाला, इसको हम बोलेंगे ब्लैंक स्पेस या रिक्त स्थान। वहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध हम जोड़ देते हैं। अज्ञात प्रतिरोध यानी जिसका हमें प्रतिरोध वैल्यू नहीं पता है, जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसको हम लिखेंगे अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध। एक्स नाम दे देते हैं इसका, हमें नहीं पता है यानी हम एक्स नाम देंगे। और गैप सी और डी पर हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस आर बी, आर डॉट बी, अननोन रेजिस्टेंस के साथ ही यहाँ पर सीरीज में हमने क्या जोड़ दिया है, एक प्रतिरोध बॉक्स को लगा दिया है, ठीक है। अब ए और सी के सिरों के मध्य, मतलब मान लीजिए ये तो एक लकड़ी का बॉक्स है जो मैंने आपको बताया, पूरा ऐसा बेस होता है। ये एक वायर लेना है और यहाँ पर हमें जोड़ना है, एक सेल जोड़ना है, ठीक है। ये बीच में लाइन जॉइंट हो गई, बट एक्चुअली ये जॉइंट नहीं होनी चाहिए। सेल में दोनों टर्मिनल कुछ इस प्रकार से होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया सीरीज में, और यहाँ पर एक स्विच बन जाता है। ए और सी के बीच में एक सेल लगा दिया और एक स्विच बोल दी, ताकि जो सप्लाई में हमारी हेल्प करे। अब देखिए
यहाँ पर पॉइंट बी पर, ये मेटल की स्ट्रिप है पीतल की, तो यहीं से एक वायर निकला होता है और ये वायर के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर को हम एरो से डिफाइन कर देंगे, यानी कि जो करंट जहाँ पर जाता है उससे ये डिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, जो हमें करंट की डायरेक्शन भी दिखाता है और ये दिखाता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि जब करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो ये इसी के वायर में, यहाँ से वायर निकाला, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और गैल्वेनोमीटर के यहीं से ये मैंने इसको जंप करवाया। ये एक वायर है जो फ्री मूवमेंट करता है, मैं इसे पकड़कर इस वायर पे कैसे भी चला सकती हूँ। ये सिर्फ इससे कनेक्ट है, बाकी इसका एक एंड पूरी तरह से फ्री है। ठीक है, एक यहाँ पर बंधा हुआ है और एक फ्री है, और जो एक फ्री है उसमें क्या लगी होती है, कुंजी, इसलिए मैंने यहाँ पर जंप करा दिया कि ये वायर इसके ऊपर कहीं भी फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, केवल ये यहाँ से अटैच है, बाकी उसका दूसरा हिस्सा खुला है। ठीक, इस यहाँ पर ये वायर को हमने सपोज कर लीजिए यहाँ पर टच करवाया, ये आगे जो लगी होती है ना, ये जॉकी कहलाती है, इसका नाम याद रखिएगा, ये जॉकी कहलाती है, जो कि मेटल की बनी होती है। इसे हम पकड़ सकते हैं, एक फिंगर की साइज़ की होती है ये, और इसे हम इस वायर के ऊपर चलाते हैं। इसे हम जब जब चलाएंगे तो वायर में, इस सेल के कारण वायर में क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो इस गैल्वेनोमीटर, जैसे इस जॉकी को इस वायर से टच करवाएंगे तो वो जॉकी इस करंट को सेंस करके ये गैल्वेनोमीटर में क्या आता है, डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे हम इसे बहुत सावधानी से आगे की तरफ चलाते जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर इसमें डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाता है। जैसे कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था कि चारों ही रेजिस्टेंस इस तरह से बैलेंस कंडीशन में आ गए कि बीच वाली ब्रांचेस से करंट फ्लो होना बंद हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पर भी हम इसे चलाते जाएंगे, और जब ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, यानी कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है, संतुलन की अवस्था में आ चुका है, और उसी लेंथ को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लीजिए ये स्केल है, तो जहाँ पर भी ये बंद हुआ वो पॉइंट याद रख के उसी पॉइंट के पैरेलल में हम यहाँ पर रीडिंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, वो रीडिंग जो भी यहाँ पर नोट की जाती है उसे हम L, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, L। मतलब मान लीजिए कि आपकी जो जॉकी है, जहाँ भी जिस वायर पे जिस भी पॉइंट पे टच हुई है उसके ही पैरेलल हमने क्या ले लिया, जो भी वैल्यू आई होगी स्केल की वो फाइंड आउट कर ली, उसे हमने क्या मान लिया, L। यानी कि अगर जॉकी टच है तो जॉकी के पैरेलल जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होगी, L होगी, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। ठीक है, और बची हुई डिस्टेंस क्या होगी, टोटल 100 में से माइनस होगी, यानी 100 माइनस L होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक जो, जहाँ पर जॉकी में डिफ्लेक्शन, जॉकी को टच करने से डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया है, वहाँ तक की डिस्टेंस तो L कहलाएगी अगर हम मेजर करेंगे। L मतलब जो भी वैल्यू है, और बची हुई क्या होगी, पूरे 100 में से L माइनस कर दो, यानी 100 माइनस L हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये किस पर काम कर रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसे बैलेंस की कंडीशन को देखेंगे। अब मान लेते हैं कि 0 से जहाँ पर भी जॉकी टच हुई है उस पॉइंट का नाम, यहाँ पर जो भी मेजरमेंट आया उसे हम D कह देते हैं। ठीक है, और इसे हम कैपिटल B कहेंगे, तो AC। अब यहाँ पर आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक कंसेप्ट दिख रहा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज की आपस में दो जुड़ी हुई आर्म पर 2 रेजिस्टेंस है। सेम उसी तरह यहाँ पर भी ये क्वाड्रिलेटरल समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक साइड, A से B एक साइड हो गई, B से C दूसरी साइड हो गई, कुछ इस तरह से A, B, C और D। और यहाँ पर ये वाली साइड जो है वो A से D बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक वाली, और D से C वाली ये बन जाएगी। ठीक है, अब मुझे इन चारों ब्रांच पर रेजिस्टेंस को पता करना है, तो मुझे पता है कि ऊपर वाले दोनों जो सीरीज में जुड़े हुए हैं उनका रेशो निकालना है। तो उनका रेशो क्या होगा, तो A से B का रेशो डिवाइडेड बाय B से C का रेशो। तो यहाँ पर A से B के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है वो अज्ञात प्रतिरोध है या नॉन रेजिस्टेंस है X। अब B से C के बीच का देखना है, क्योंकि ये इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होगा, जैसे हम P/Q और R/S लिखते हैं, वैसे B से C के बीच में क्या लगा है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, इसका प्रतिरोध
रेजिस्टेंस बॉक्स का जो हमें पता होता है, हम वैल्यू सेट करके रखते हैं जिसकी वैल्यू कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, अब बात रही इन दोनों ब्रांच की, ए से डी और डी से सी के बीच के प्रतिरोध। तो ए से डी भी एक तार है और डी से सी भी क्या है, एक वायर है। तो ए से डी तक की लंबाई क्या है, जहाँ पर जॉकी में डिफ्लेक्शन या संतुलन की अवस्था बनती है ना, जहाँ करंट फ्लो होना बंद कर देता है इस ब्रांच से, सेम उसी तरह इस जॉकी से जो सेंसेशन आया जिसमें करंट फ्लो होना बंद कर दिया, तो वो क्या सेंसेशन कितनी लेंथ पर आया, एल लेंथ पर आया, बची हुई एल माइनस एक्स है। अब मान लीजिए कि आपने जो भी वायर लिया है उस वायर के जो पर मीटर स्क्वायर एरिया जो यहाँ पर होगा, ये अनुप्रस्थ काट मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे कई सारे क्रॉस सेक्शन एरिया से मिलकर बना है, तो एक जो क्रॉस सेक्शन होगा एरिया होगा वहां तक का जो अननोन रेजिस्टेंस है वो जो भी होगा, जो करंट जैसे इसके अंदर एंटर करती है तो उस समय जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया द्वारा वो एक्स है। तो ऐसे कितनी लेंथ तक है, एल लेंथ तक। इसी तरह हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जब वो करंट पास होती है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होता है, तो हम मान लेते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है करंट को वो एक्स है, तो एल लेंथ तक कितना होगा, एल इंटू एक्स होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स, स्मॉल एक्स लेना, स्मॉल एक्स इंटू एल, और उसके अपॉन में क्या है, ये पूरा वायर एक जैसा ही मटेरियल है तो इसके भी हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो एक्स होगा, तो इसकी लेंथ टोटल यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो एक्स इंटू 100 माइनस एल होगा। ठीक है, इस तरह से हमने चारों को बैलेंस कंडीशन में जमा दिया। अब x इक्वल टू आर, ये x से x कैंसिल हो गया, ये r का मल्टीप्लाई यहाँ किया, आर एल अपॉन 100 माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये कैपिटल X मतलब यहाँ से आप अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है कि x की हेल्प से आप इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये x क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, सॉरी r की हेल्प से। r मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका आपको मेजरमेंट पता है, बाकी आप जॉकी चलाकर जहाँ उसका डिफ्लेक्शन बंद हो जाए वहीं से आपको l और x भी पता चल जाएगा। ठीक है, और L पता है और R पता है, मतलब कितनी लेंथ पर डिफ्लेक्शन बंद हुआ ये पता है, और ये रेजिस्टेंस जो हम ऑलरेडी लगा रहे हैं वो उसका रेजिस्टेंस पता है, तो दोनों की हेल्प से हम इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यही कंसेप्ट है मीटर ब्रिज का, मीटर सेतु का। अब इसको चलाने के भी कुछ इंस्ट्रक्शन है कि जब आप लैब में जाते हैं और इस पर यूज़ करते हैं तो तार जो रहता है ना जिसे हम बांधते हैं, जिसका हमें रेजिस्टेंस पता करना है, पहले हमें उसकी सरफेस को साफ कर लेना चाहिए, उस पर जंग या कुछ और अननोन डस्ट पार्टिकल और ये जमे हुए नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है ज़्यादा लंबे टाइम तक इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। जब आप रीडिंग ले रहे हो तब तक ही इसे ऑन रखो, अदरवाइज इसे तुरंत बंद कर दो, ज़्यादा लंबे समय तक करंट फ्लो ना करे, क्योंकि ये वायर है, ये खुला है और इसमें कई सारा हीट लॉस करंट का हो भी जाता है, गर्म जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा जब आप जॉकी से रीडिंग ले रहे हैं तो जॉकी को बहुत ज़्यादा तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, बाकी इन सब का अरेंजमेंट करते हुए प्रॉपर ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है, ताकि कुछ हमसे कोई त्रुटि ना हो, और एक शंट जरूर लगाना चाहिए जिससे कि क्या होता है, करंट, शंट क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो ज़्यादा धारा को बहने से रोकता है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसका कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मीटर ब्रिज के बारे में भी पढ़ चुके हैं। बाकी हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि आपका विभव मापी है, पोटेंशियोमीटर है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।